नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुद्र शिक्षण में। आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को पढ़ेंगे। बच्चों, एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होता है, सबसे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं। बच्चों, यहाँ पे हमने लिखा है एक्टिव वॉइस के जो है डेफिनेशन में, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज गिवन इंपॉर्टेंस। इट मीन्स अगर हमारा कोई वाक्य एक्टिव वॉइस में होता है तो उस वाक्य में जो कर्ता होता है उसको हम प्रधानता देते हैं। कहने का अर्थ यह है कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम पैसिव वॉइस के डेफिनेशन को समझें बहुत ही कम शब्दों में, तो द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज गिवन इंपॉर्टेंस। हियर इट मीन्स पैसिव वॉइस के वाक्यों में हम सब्जेक्ट से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को महत्व देते हैं। कहने का अर्थ यह है पैसिव वॉइस के वाक्यों में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। अब एक एग्जाम्पल से इस चीज को हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, राम रीड्स अ नॉवल। राम रीड्स अ नॉवल। इस वाक्य में हम समझ सकते हैं राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, रीड्स ये आपका मेन वर्ब है, अ नॉवल इस वाक्य का अपना ऑब्जेक्ट है। अगर इसी वाक्य को हम पैसिव वॉइस में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? अ नॉवल इज रेड बाय राम। अ नॉवल इज रेड बाय राम। अब यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों वो ये है, यदि हम किसी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो उन दोनों वाक्यों के अर्थ में कोई अंतर नहीं होता। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, मैंने ये पहले ही बता दिया है आप लोगों को कि इस प्रोसीजर में, इस प्रक्रिया में हम केवल वाक्यों के ग्रामेटिकल फॉर्म को ही बदलते हैं। जो सेंटेंस का आपका मुख्य अर्थ अर्थात उसका जो मेन सेंस होता है, इट डज नॉट चेंजेस। तो बच्चों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं राम रीड्स अ नॉवल, ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है और यही सेंटेंस पैसिव वॉइस में अ नॉवल इज रेड बाय राम लिखा जाता है। आप देख पा रहे होंगे कि एक्टिव वॉइस का जो हमारा सब्जेक्ट है राम और जो एक्टिव वॉइस का हमारा ऑब्जेक्ट है अ नॉवल, जब इसको हम पैसिव में बना रहे थे तो इनके यूज में, इनके पोजीशन में बिल्कुल हमने अंतर कर दिया है। हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे या फिर सब्जेक्ट के रूप में, और राम इस सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट के स्थान पे या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया हुआ है। आई होप आपको यहां तक की बात क्लियर हुई होगी। बच्चों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि किसी वाक्य को जो कि एक्टिव वॉइस में होता है तो उसे पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। इसके लिए कुछ यूनिवर्सल रूल्स हैं। मैं उन्हें यूनिवर्सल रूल्स क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये रूल्स हमेशा ही अप्लाई होते हैं। कुछ एक कंडीशंस होती हैं जहां पे ये रूल बदल जाते हैं, अदरवाइज ये रूल्स ऑलमोस्ट सभी पैसिव वॉइस के वाक्यों में अप्लाई होंगे। चलिए समझते हैं। तो बच्चों जो पहला हमारा रूल है वो क्या है? अगर किसी सेंटेंस को जो कि एक्टिव वॉइस में है, अगर उसको हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो सबसे पहले जो हमारा रूल है वो क्या है? द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। ये पहला रूल है। ये कहता है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर में समझाने की भी बड़ी अच्छे से कोशिश किया है, आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि एक्टिव वॉइस के वाक्य में हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा, और जब भी हम इस वाक्य को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। एज यू कैन सी, सब्जेक्ट जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। द सेकेंड रूल इज
द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। These two are the most important rule। ध्यान रखना है, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण नियम हैं। थर्ड रूल इज द मेन वर्ब ऑफ पैसिव वॉइस इज ऑलवेज इन थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहां पे ये बात ध्यान रखना है कि ये जो शुरू के 3 रूल हैं कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव का बन जाता है ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का बन जाता है सब्जेक्ट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज, ये यूनिवर्सल मैं कहूंगा इनको, क्योंकि ये हमेशा ही अप्लाइड होते हैं, हर केस में अप्लाइड होंगे। जो हमारा थर्ड रूल है वो है हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ एक्टिव वॉइस इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस। बच्चों आप यहां पे देख सकते हैं पैसिव वॉइस के जो स्ट्रक्चर में हमने क्या लिखा है, सब्जेक्ट प्लस में एच वी अर्थात हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर हमारा यहाँ पे मैंने फिलहाल बाय लिखा हुआ है, और फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का क्या अर्थ हुआ, क्या तात्पर्य हुआ कि जब भी हम किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव में बदलते हैं तो इस एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है जिस भी टेंस में है उसके कुछ प्रॉपर रूल्स है, मैं बता दूंगा आप लोगों को। उस रूल के हिसाब से जब हम पैसिव बनाएंगे तो हमें एक हेल्पिंग वर्ब रखना होता है, वो एज पर द टेंस ऑफ द एक्टिव वॉइस सेंटेंस के अनुसार होगा। अब यहाँ पे जो हमारा 5th नंबर रूल है वो क्या कहता है, एन एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस बिफोर द ऑब्जेक्ट। एन एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस बिफोर द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जब हम एक्टिव वॉइस से सब्जेक्ट को पैसिव में ऑब्जेक्ट की जगह पे लिख रहे हैं तो उसके पहले मैंने यहाँ पे बाय लिखा हुआ है। यहाँ पे बाय क्या है, एक प्रीपोजिशन है। यहाँ पे इस रूल में इसी की बात हुई है कि जब हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव में बदलेंगे तो जो हमारा सब्जेक्ट पैसिव में बनेगा ऑब्जेक्ट, उसके जस्ट पहले आपको एक एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का यूज करना होता है। मैं यहाँ पे एप्रोप्रिएट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हर बार आपको बाय नहीं मिलेगा, कुछ और भी हम रूल्स आगे पढ़ते जाएंगे कि देयर आर अ फ्यू वर्ब्स in which with, at, to, in are also used as preposition before object। तो हम आगे इन चीजों को पढ़ेंगे, फिलहाल ये जो हमारे हैं ये बेसिक रूल्स हैं। आई होप यहां तक बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूल जो कि हर छात्र को जानना चाहिए एक्टिव से पैसिव वॉइस को बदलते समय, वो ये है सेंटेंस विथ ट्रांजिटिव वर्ब। ध्यान रखिएगा बच्चों, सेंटेंस विथ ट्रांजिटिव वर्ब कैन ओनली बी चेंज्ड फ्रॉम एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। सेंटेंस विथ ट्रांजिटिव वर्ब कैन ओनली बी चेंज्ड फ्रॉम एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि केवल सकर्मक क्रिया वाले वाक्यों को ही हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। केवल सकर्मक क्रिया वाले वाक्यों को ही हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। सकर्मक क्रिया क्या होता है बच्चों, ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है अपना इंग्लिश ग्रामर में। हम पढ़ते हैं कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो सदैव अपने साथ एक ऑब्जेक्ट रखती हैं। इट मीन्स विदाउट ऑब्जेक्ट they cannot produce their complete sense. For example, I teach. In this sentence, I teach, there is no object. We can say the sentence is not complete. It means the verb teach needs an object. The verb teach needs an object. Here I can say I teach English, I teach mathematics, I teach online like that। तो टीच जो हमारा वर्ब है वो एक सकर्मक क्रिया है, वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ऐसे ही प्ले, आई प्ले,
The sentence is not complete. Here I play is not a complete sentence. If I say I play cricket, I play chess, then sentence is complete. It means the verb play needs an object to be completed. तो ऐसे सारे वर्ब जिनको एक ऑब्जेक्ट चाहिए टू मेक दियर मीनिंग कंप्लीट, ऐसे ही वर्ब्स को हम ट्रांसिटिव वर्ब्स कहते हैं. अपार्ट फ्रॉम इट देयर आर some other verbs that does not need an object to complete their tense, like sleep. I sleep at night. He walks on the road. इन वाक्यों में जो हमने यूज किया वर्ब स्लीप एंड वॉक, इनका अपना खुद का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. आई स्लीप एट नाइट, यहाँ पे नाइट ऑब्जेक्ट है बट प्रीपोजिशन एट का है, न कि वर्ब स्लीप का. इन द सेकेंड सेंटेंस आई वॉक ऑन द रोड, यहाँ पे जो रोड है ऑब्जेक्ट तो है बट वो प्रीपोजिशन ऑन का है, न कि आपका वर्ब वॉक का है. सो ये बेसिक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन है, जो हर छात्र को पता होना चाहिए कि केवल ट्रांजिटिव वर्ब वाले वाक्यों का ही आप एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन कर सकते हैं. आई होप आप ये बात समझ गए होंगे. अब आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हम किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव में बदलेंगे. बच्चों, एक बात और भी आपको जाननी चाहिए कि अगर हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, इट मीन्स हमें टेंस की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम सीधा वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं अंग्रेजी से दूसरे फॉर्म में. इट मीन्स हमें टेंस का पता होना चाहिए कि वो वाक्य किस जो है स्पेसिफिक टेंस में है. अगर ये आपको नहीं पता तो आपके लिए काफी दिक्कत होगी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ने में. आई होप आपको ये चीज पहले से ही पता है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने नरेशन के जो भी टाइप्स थे हमने इसको पढ़ा है, वहां पर भी इसकी रिक्वायरमेंट थी. तो आपने निश्चित रूप से अगर वो सब क्लासेस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि हाउ इंपॉर्टेंट द टेंसेस आर. तो समझते हैं, आगे बढ़ते हैं. शी लव्स हर फ्रेंड. अब बच्चों ये जो हमारा सेंटेंस है शी लव्स हर फ्रेंड, ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है. कैसे ये होता है बच्चों? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपना होता है. जो भी हम टेंस पढ़ते आ रहे हैं, टेंस में जो भी वाक्य हम पढ़ते हैं ना, वो सारे एक्टिव वॉइस में ही होते हैं. शी लव्स हर फ्रेंड, हम यहाँ देख भी सकते हैं, यहाँ पे सी जो है वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और इसको हमने सबसे पहले लिखा हुआ है. इट मीन्स वी हैव गिवन इंपॉर्टेंस टू द सब्जेक्ट सी. हमने यहाँ पे सी को ही महत्व दिया है. इट मीन्स द सब्जेक्ट द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस. अब यहाँ पे ये सी हमारा सब्जेक्ट हो गया. हमारा जो मेन वर्ब है वो है हमारा लव्स और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? हर फ्रेंड. किसी भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड ओनली 3 थिंग्स. व्हाट आर दे? द फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट, सेकेंड वन इज मेन वर्ब, थर्ड वन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. अगर ये 3 चीज आपके पास उपलब्ध है तो बड़ी ही आसानी से आप इस सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं. चलिए समझते हैं. एज पर द रूल हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई सेंटेंस एक्टिव में है उसको बदलना हमें पैसिव वॉइस में है, तो हम क्या करेंगे? हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेंगे. तो हम क्या करेंगे? हम हर फ्रेंड को सब्जेक्ट बना करके सबसे पहले लिख देंगे. सब्जेक्ट पहले ही आता है तो हमने लिख दिया. अब यहाँ पे सेकेंड जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि अब शी लव्स हर फ्रेंड, ये जो हमारा सेंटेंस था ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में है. यहाँ पे कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए. मैं एक प्रॉपर टेबल जो है कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा बच्चों, एक बार उसको जरूर आप देख लीजिएगा, विजिट कर लीजिएगा कि किस टेंस के वाक्य को एक्टिव से पैसिव में बदलने पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है. ये आप उस चार्ट लिस्ट से समझ पाएंगे. फिलहाल आगे बढ़ते हैं. शी लव्स हर फ्रेंड, ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का सेंटेंस है. जब भी हम इस टेंस के वाक्य को पैसिव में बदलेंगे तो हमें सहायक क्रिया इज, एम या आर में से कोई एक चूज करना है एज पर द सब्जेक्ट. तो यहाँ पे हर फ्रेंड एक सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ
हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज का इस्तेमाल करेंगे। आफ्टर दैट हमने पढ़ा कि पैसिव वॉइस में सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे जो हमारा वर्ब है वो लव्ड हो जाएगा, और सी जो कि सब्जेक्ट है फिलहाल इसको हम ऑब्जेक्ट में लिख देंगे। अब यहाँ पे बेसिक ग्रामर का एक रूल है, सभी को पता है कि सी जो है फिलहाल वो सब्जेक्ट केस में है, ठीक। जब इसको हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे, मतलब इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये अपने ऑब्जेक्ट केस में भी जाएगा। तो सी का ऑब्जेक्ट केस क्या होता है? हर होता है, तो हम यहाँ पे हर कर देंगे। इन दिस वे वी हैव चेंज्ड द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस very easily. Let's understand another example. Rakesh played chess. Rakesh played chess. Here the sentence is in past and definite tense. बच्चों जैसा बताया मैंने आपको, टेंस आपको पता होना चाहिए। Just by looking the sentence, you need to understand the tense of the sentence. इस वाक्य में राकेश सब्जेक्ट है, प्लेड हमारा मेन वर्ब है, और चेस आपका ऑब्जेक्ट है। हम इस सेंटेंस को बनाएंगे पैसिव में, एज पर द रूल ऑब्जेक्ट को हमने बना दिया सब्जेक्ट चेस। आफ्टर दैट वी विल यूज अ हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाएंगे यहाँ पे? तो पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो वॉज या वर हम यूज करते हैं। यहाँ पे चेस एक गेम है, तो ये वचन हुआ, हमने वॉज यूज किया, चेस वॉज। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले, प्लेड, प्लेड ही होता है, सेम लिख दिया हमने। राकेश जो कि सब्जेक्ट था, जिसको हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो बाई राकेश। नाउन, कोई भी नाउन हो उसका सब्जेक्ट केस ऑब्जेक्ट केस एक ही होता है। आई होप आपको यहां तक बड़े ही आसानी से समझ में आया होगा। बच्चों मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार फिर से इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक बहुत ही ध्यान से देखें। अगर पॉसिबल हो तो आप नोट्स भी बनाएं, और कोई डाउट हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस थ्रू मैसेज, और you can join our Telegram channel for notes as well as other important information regarding to the channel. धन्यवाद।